हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है आर्थिक जीवन में परिवर्तन। यह अध्याय 41 है और सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर बात करें तो इस टॉपिक अंतर्गत सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके बाद किसानों पर भारी बोझ के बारे में, छोटी जोत, नकदी फसलें, किसानों की आर्थिक दशा के बारे में, भारत में अकाल, ब्रिटिश कालीन समितियां, सिंचाई की सुविधाओं का विकास, परिवहन का विकास, रेलवे, भारत में आधुनिक उद्योग, भारतीय धन का बहिर्गमन, धन निष्कासन का सिद्धांत और लोगों की आर्थिक दशा के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। महारानी विक्टोरिया की 1858 ईस्वी की घोषणा में कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत के आर्थिक विकास और भारतीय जनता के कल्याण पर, उनकी उन्नति पर ध्यान देगी। लेकिन ब्रिटिश शासकों ने जो कदम उठाए उनसे केवल ब्रिटेन के औद्योगिक और व्यापारिक हितों को ही लाभ पहुंचा। भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन अवनति वो बरकरार रहा। जनता की गरीबी बढ़ती गई, दीन दुगना रात चौगुना ये गरीब होते गए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और उसके पश्चात भी भारतीय जनता के आर्थिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि भारत के विभिन्न क्षेत्र धीरे धीरे एक दूसरे पर आश्रित हो गए। परंतु इसका एक सकारात्मक परिणाम भी हुआ। भारत में समरूप आर्थिक जीवन का उदय होने लगा, जिसने देश का एकीकरण में योगदान दिया। इसके बाद किसानों पर भारी बोझ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। कंपनी के शासन काल में अगर बात करें तो जमींदारी और रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गई थी। जिन क्षेत्रों में जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी, वहां जमींदार सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थ बनकर राजस्व वसूल करके सरकार को दे देते थे। अगर बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार का किसानों से सीधा संबंध था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार का किसानों से सीधा संबंध था। राजस्व की नियमित वसूली हो सके, इसके लिए ये व्यवस्थाएं लागू की गई थी। परंतु जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि जमींदारी व्यवस्था ने किसानों पर अत्यधिक बोझ डाल दिया है। जमींदारों के द्वारा किसानों से की जाने वाली अवैध मांगों पर रोक लगाने के लिए अनेक कानून पास किए गए। ये कानून जमींदारों के द्वारा किसानों पर रोक लगाते थे, परंतु ये कानून अधिकांशतः निष्फल रहे। इसका कोई प्रभावी परिणाम नहीं निकला। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में सरकार के राजस्व अधिकारी ही वास्तविक मालिक होते थे। इन क्षेत्रों में सरकारी अधिकारी किसानों की वास्तविक आर्थिक दशा पर ध्यान दिए बिना राजस्व का पुनर्निर्धारण करते रहे और इस उत्पीड़न वसूली का परिणाम यह हुआ इसका क्या परिणाम हुआ कि इस उत्पीड़न वसूली का परिणाम यह हुआ कि किसानों को विवश होकर महाजनों की शरण में जाना पड़ा। इस शोषण के विरुद्ध बंगाल और दक्कन में 19वीं सदी के 8वें दशक में किसान विद्रोह हुए। किसानों ने दंगे किए, दुकानों और घरों को आग लगा दी और अनाजों के गोदाम को लूट लिए गए। परंतु राजस्व की वृद्धि को रोकने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए। जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों ही क्षेत्रों में बड़े किसानों ने अपनी भूमि को छोटे किसानों को लगान या बटाई पर देना प्रारंभ कर दिया। इससे किसानों का जीवन और भी कष्टदायी हो गया। अंग्रेजों ने जिन जमींदारों को पैदा किया था, वे स्वयं कृषि उत्पादन नहीं करते थे, कृषि नहीं करते थे। किसानों के श्रम पर आश्रित ये जमींदार राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी अक्सर दूसरे लोगों को सौंप देते थे। जमींदारों से यह अधिकार प्राप्त करने वाले कुछ लोग इससे दूसरे लोगों को बेच देते थे। तो क्रम कैसा था? जमींदार राजस्व वसूली करने के लिए जो जिम्मेदारी था, अक्सर ये दूसरे लोगों को दे देते थे, ये दूसरे लोग किसी और को दे देते थे। इस तरह से क्रम चलता रहता था और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? राज और किसानों के बीच मध्यस्थों की संख्या बढ़ती गई। ये सभी बिचौलिया बिना कोई उपयोगी कार्य किए किसानों के द्वारा किए जाने वाले उत्पादन पर आश्रित हो गए, जिसके कारण किसानों का शोषण और भी अधिक होने लगा। इनकी दरिद्रता और भी बढ़ने लगी। रैयतवाड़ी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में बड़े किसानों ने अपनी भूमि छोटे किसानों को बटाई पर देनी शुरू कर दी। इससे वास्तविक किसानों का शोषण और अधिक बढ़ गया। इन सभी बिचौलियों की खेती में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए कृषि का कार्य पिछड़ता गया। कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, कोई उन्नति का कार्य नहीं हुआ। बिचौलियों को हटाने के लिए, याद रखिएगा, बिचौलियों को हटाने के लिए कुछ कानून भी बनाए गए, परंतु भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक इस दिशा में कोई कारगर या सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद छोटी जोत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कृषि के पिछड़ेपन का एक और महत्वपूर्ण कारण था छोटी छोटी जोतें। जब आबादी बढ़ने लगी तो जमीन पर भी भार बढ़ता गया। उद्योग का विस्तार न होने के कारण कोई अतिरिक्त काम भी नहीं थे। उस समय के उत्तराधिकारी कानूनों के कारण जोतें लगातार विभक्त होती गई। जैसे जैसे लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर होते गए, वैसे वैसे जोतों का अधिकाधिक बंटवारा होता गया।
उदाहरण स्वरूप अगर बात करें तो दक्कन में 1771 ईस्वी में और 1915 ईस्वी के बीच जोतों का औसत क्षेत्रफल जो है 40 एकड़ से घटकर 7 एकड़ हो गया। इसी कारण अधिकांश किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त अनाज पैदा नहीं कर पाते थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से कृषि भूमि का विस्तार हुआ, परंतु इससे भी भूमि पर आबादी का दबाव कम नहीं हुआ। बढ़ती आबादी के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध नहीं थे। ठीक है, और 1872 ईस्वी में जब पहली बार जनगणना की गई तो उस समय भारत की आबादी कितनी थी? उस समय भारत की आबादी 20 करोड़ 60 लाख थी। 1901 ईस्वी में आबादी बढ़कर 28 करोड़ 30 लाख हो गई। 40 साल बाद यानी 1941 ईस्वी में आबादी बढ़कर जो है 38 करोड़ 90 लाख पर पहुंच गई। लेकिन जनसंख्या में हुई वृद्धि के बराबर कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, जिसमें खाद्यान्नों का उत्पादन घट गया। इसके बाद नगदी फसलें के बारे में अगर बात करें तो खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आने का कारण यह भी था कि कपास, जूट और तिलहन जैसी नगदी या व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को अत्यधिक महत्व दिया गया। सरकार ने व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को तो प्रोत्साहन दिया ही, लेकिन खाद्यान्नों की कमी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 1861 से 65 ईस्वी तक अमेरिका में गृह युद्ध चला, इसीलिए वहां से जो इंग्लैंड के कपड़ा मिलों को कपास पहुंचना बंद हो गया। इंग्लैंड के कपड़ा मिलों की आवश्यकता के लिए अंग्रेजों ने भारत के कपास के उत्पादन को जो है प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कदम उठाए। इससे भारतीय किसानों का एक समुदाय तो कुछ समय के लिए समृद्ध हो गया, परंतु खाद्यान्नों का उत्पादन घट गया। खाद्यान्न संकट मंडराने लगा। देश के कुछ भागों के किसानों को जो है अंग्रेज जो बगान मालिक थे, इन्होंने नील की खेती के लिए जो है नील की खेती करने के लिए उन्हीं के द्वारा तय की गई कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया। ठीक है, तो देख सकते हैं नकदी फसलों का किस तरह से जाल फैला। देखिए, अगर बात करें तो इसके बाद जो किसानों की जो आर्थिक दशा थी वो किस तरह से थी, किस तरह से इनकी जो दशाएं थी बदहाल थी। देश के स्वतंत्र होने तक भारत की ग्रामीण जनता दो प्रकार की विपदाओं से लगातार त्रस्त रही। ये दो त्रासदियां हैं, जिसमें पहला कर्ज का बोझ, दूसरा अकाल था। स्पष्ट था कि भारत की कृषि का स्तर जो है अत्यंत निम्न था। ग्रामीण कर्जदार के बारे में अगर बात करें तो देखिए, किसान कहीं के भी हो आसानी से कर्जदार बन जाते हैं। भारत के किसानों को केवल महाजनों से ही कर्ज मिलता था, परंतु जहां अन्य देशों के किसान कर्ज का उपयोग बीज, खाद, कृषि उपकरणों आदि खरीदने और भूमि को सुधार करने के लिए करते थे, वही भारत के किसान कर्ज का उपयोग पुनः गैर उत्पादक कार्यों में करते थे। भारतीय किसान कर्ज लेकर उसका उपयोग भू राजस्व देने या जमींदार को लगान देने या फसल अच्छी न होने पर परिवार का भरण पोषण करने या जन्म मरण या विवाह के अवसरों पर खर्च करते थे, इसलिए ये कर्ज लेते थे। ज्यादातर भारतीय किसान की औसत आय इतनी कम थी कि एक बार कर्ज लेने पर वह मुश्किल से ही कर्ज को जो है चुका पाता था। 1860 ईस्वी में सभी प्रांतों के 2/3 किसान कर्ज में डूब गए थे। भारत में ब्रिटिश शासन के पूरे दौर में यह स्थिति बरकरार रही। कर्ज वापस न करने का परिणाम यह होता था कि किसानों की जमीन महाजनों के अधिकार में चली जाती थी। अंग्रेजों के शासन के पहले भूमि के हस्तांतरण पर अनेक प्रतिबंध थे। कर्ज की वसूली में महाजन को जो है राज्य से अधिक मदद नहीं मिलती थी, लेकिन नई न्यायिक व्यवस्था में कर्ज की वसूली के लिए महाजनों को अधिक अधिकार दे दिए गए और इस सदी के आरंभ से ही भूमि का हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए प्रांतों में कानून बनने लगे थे। ब्याज की अधिकतम दर और राशि निश्चित कर दी गई थी। इस सदी के आरंभिक सालों में किसानों को सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराने के लिए सहकारी समितियां जो है स्थापित की गई थी, परंतु इसका प्रभाव अत्यधिक सीमित रहा, ज्यादा फैला नहीं। भारत में अकाल अगर बात करें तो किस तरह से रहा, क्यों अकाल पड़ता था, तो भारतीय किसानों का पूर्णतः मानसून पर आश्रित होना अकाल का एक मुख्य कारण था। ये जो भारतीय किसान थे ये पूर्ण रूप से मानसून पर आश्रित होते थे। ये अकाल का एक कारण था। फसल अच्छी होने पर भी वे इतना नहीं बचा पाते थे कि अकाल के दिनों में जो है अपने लिए कुछ खाद्यान्न को सुरक्षित रख सकें, अकाल के समय में उसका उपभोग कर सकें। 1860 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक मानसून के उतार चढ़ाव के कारण लगातार 20 वर्ष तक अकाल जैसी स्थिति बनी रही, क्योंकि उस समय जो है मानसून पर पूर्ण रूप से निर्भर लोग रहते थे। सिंचाई की कोई अच्छी सुविधाएं नहीं थी, नहर नाले नहीं थे, ठीक है, ताकि जिससे सुविधा मतलब कि सिंचाई की सुविधाएं को प्राप्त की जा सके। तो पूर्ण रूप से मानसून पर आश्रित थे, इसलिए अकाल की जो खतरा था वो हमेशा मंडराते रहता था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सड़कों में सुधार और रेल मार्गों के निर्माण के कारण अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनाज पहुंचने में आसानी हुई। फिर भी देश के किसी न किसी क्षेत्र में अकाल पड़ते रहे। वास्तव में समस्या यह थी
कि छोटे किसान और मजदूर दिन में 2 बार का भोजन मुश्किल से जुटा पाते थे। वर्षा न होने पर कम अवधि के लिए फसल नहीं होती तो उन्हें भूखमरी का सामना करना पड़ता था। अकाल के कई तरह के परिणाम होते थे। इन अकालों में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पड़े अकालों में 30 लाख लोगों की तथा मवेशियों की भी बड़ी संख्या में मृत्यु हुई। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो प्रत्येक अकाल के बाद कुपोषण और महामारियों का प्रकोप होता गया। प्रत्येक अकाल के बाद कुपोषण के शिकार और महामारियों का प्रकोप बढ़ता गया, जिसके कारण लोग अकालग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले जाते थे। बार बार अकाल पड़ने के कारण सरकार ने अकाल आयोगों की स्थापना की। उनकी सिफारिशों को मानकर सरकार ने 1883 ईस्वी में 1,15,00,000 रुपए राहत कार्य और बीमा के लिए प्रति वर्ष देने का निर्णय किया। प्रशासकों के मार्गदर्शन के लिए अकाल संहिता का भी निर्माण किया गया। तो ब्रिटिश कालीन जो समितियां हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पे आपको 3 बातों को ध्यान में रखना है। जो ब्रिटिश कालीन समितियां हैं, जैसे आयोग जो समितियां हैं, इसके इस समय जो वायसराय थे और जो उद्देश्य था क्या क्या था, तो 3 बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे इनाम आयोग इसकी स्थापना 1852 में हुआ था और वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे। याद रखिएगा, भू स्वामियों की उपाधियों की जांच के लिए इसका उद्देश्य था। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेची आयोग का गठन हुआ। वायसराय लॉर्ड लिटन थे। अकाल पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए यह गठित किया गया था। इसके बाद हंटर आयोग का गठन हुआ था और वायसराय लॉर्ड रिपन थे। शिक्षा की प्रगति का पुनरावलोकन के लिए यह गठित हुआ था। इसके बाद हर्षल समिति का गठन हुआ था। हर्षल समिति के गठन के समय जो वायसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन थे और टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इसके बाद लायल आयोग का गठन 1897 ईस्वी में हुआ था। वायसराय लॉर्ड एल्गिन थे और उद्देश्य क्या था इस आयोग या समिति का? 1880 ईस्वी के अकाल आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करके सुझाव देने के लिए यह गठित हुआ था। इसके बाद मैकडोनल्ड आयोग का गठन 1900 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। अकाल से निपटने के लिए ग्राम स्तर के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, इसलिए ये जो आयोग था गठित हुई थी। इसके बाद मॉनक्रिफ आयोग का गठन हुआ 1901 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। सिंचाई व्यय की योजना बनाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद रैले आयोग का गठन हुआ था 1902 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन इसके वायसराय थे इस समय और विश्वविद्यालय से संबंधित कार्यों के लिए यह आयोग गठित हुआ था। इसके बाद फ्रेजर आयोग के समय जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे और इसका उद्देश्य क्या था इस आयोग का? तो पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करने के लिए यह गठित किया गया था। इसके बाद सैडलर आयोग का गठन हुआ था 1917 ईस्वी में और लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय वायसराय थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली और उसके दोषों की जांच करने के लिए यह समिति गठित हुई थी। इसके बाद शाही आयोग का गठन 1923 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड रीडिंग वायसराय थे। नागरिक सेवा से संबंधित समस्याओं पर यह गठित हुआ था। इसके बाद सैंडहर्स्ट समिति का गठन 1925 में हुआ था और लॉर्ड रीडिंग इस समय वायसराय थे। अंग्रेजी सेना का भारतीयकरण करने संबंधी सुझाव के लिए इस समिति को गठित किया गया था। इसके बाद बटलर समिति का गठन 1927 में हुआ था। लॉर्ड इरविन वायसराय थे। ब्रिटिश परमसत्ता और देशी राज्यों के अच्छे संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से यह समिति गठित हुई थी। इसके बाद अगर बात करें तो लिंडसे आयोग का गठन 1929 में हुआ था। लॉर्ड इरविन वायसराय थे। मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए यह गठित हुआ था। व्हिटले आयोग का गठन 1929 में हुआ था और लॉर्ड इरविन इसके वायसराय थे इस समय और भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार व सुझाव के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद सप्रू समिति 1934 में गठित हुई थी। लॉर्ड वेलिंगटन इसके वायसराय थे इस समय और संयुक्त राज्य में बेरोजगारी के कारणों के अध्ययन के लिए विशेषकर मध्य मार्ग में क्या था कि इसकी रिफॉर्म के लिए इस समिति का गठन किया गया था। वुडहेड आयोग का गठन 1943 से 44 के बीच हुआ था। लॉर्ड वेवेल इसके वायसराय थे और उद्देश्य था बंगाल दुर्भिक्ष यानी बंगाल अकाल के कारणों की जांच के लिए यह समिति गठित की गई थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी समिति कब गठित हुई थी, वायसराय कौन थे, उद्देश्य क्या था? तो 3-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 2-3 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। लगान माफी, सिंचाई व्यवस्था का विस्तार और प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देना आदि इस संहिता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, परंतु सरकार समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच सकी। सरकार ने 1880 ईस्वी के अकाल आयोग का यह सुझाव नहीं माना जिसमें खेती में लगे हुए अतिरिक्त लोगों के लिए अन्य अवसर खोजे जाए।
20वीं सदी में कम अकाल पड़े, वे अत्यधिक भयंकर भी नहीं थे। इसका मुख्य कारण था सिंचाई, परिवहन और राहत कार्यों में सुधार। उस समय तक लोग बार बार पड़ने वाले अकाल के प्रति जो है सचेत हो गए थे। फिर भी 1943 ईस्वी में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा, उसमें लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। सिंचाई की सुविधाओं का विकास किस तरह से हुआ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रम देखिए किस तरह से बढ़ रहा है। तो प्राचीन काल से ही शासन के द्वारा जो है यह सामूहिक प्रयासों से तालाब, कुआं, नहरें और बांध बनवाए जाते रहे। अकाल के समय सिंचाई की समस्या पर सदैव विशेष ध्यान दिया गया। सभी अकाल आयोगों ने सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने की सिफारिशें की और इन आयोगों ने नहरों के विकास पर भी विशेष बल दिया। सिंचित भूमि के क्षेत्रफल में अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई। 1940 ईस्वी तक 13% भूमि में ही सिंचाई होती थी। फिर भी इससे वर्षा नहीं होने पर पड़ने वाली आपदाओं में कमी आई। सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलें पैदा करने में ज्यादा खर्च आता था, क्योंकि किसानों को नहरों के पानी का इस्तेमाल करने पर पैसा देना पड़ता था। इसलिए किसान ऐसी फसलें लगाने लगे जिनकी बाजार में अधिक कीमत मिलती थी और इस प्रकार नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा मिला। वर्तमान सदी के आरंभ से कृषि के विकास के लिए सरकार ने कुछ रचनात्मक नीतियां भी अपनाई। देखिए, कृषि के विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए कृषि विभाग स्थापित किए गए। विकास की योजनाएं पूरी करने की जिम्मेदारी कृषि विभाग को सौंप दी गई। कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा देने के लिए अनुसंधान कार्य और प्रायोगिक कृषि के लिए बिहार में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की गई। कहां पर? बिहार में। देश के विभिन्न भागों में कृषि स्कूल और कॉलेज भी स्थापित किए गए, याद रखिएगा। और इस प्रकार कृषि के विकास के लिए कुछ अन्य कदम भी उठाए गए, परंतु जमींदार भूमि में कोई सुधार किए बिना, मतलब सुधार कोई नहीं किए, जो जमींदार थे भूमि में सुधार किए बिना ही किसानों से ज्यादा जो लगान था वसूल करते रहे। इसीलिए आधुनिक और उन्नत कृषि कर्म की दशा में अधिक जो है प्रगति नहीं हुई। कृषि पैदावार में वृद्धि तो हुई, परंतु उससे अधिक वृद्धि जनसंख्या में हुई। तो कृषि पैदावार में जितना वृद्धि हुआ उससे कहीं ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुआ, ठीक है, जिसका परिणाम सामने आया। भूमि के वितरण में असमानताएं जो है होने के कारण कठिनाइयां और भी अधिक बढ़ गई थी। ऐसे किसानों की संख्या जो था बहुत अधिक था, जो खेती तो करते थे लेकिन भूमि के मालिक नहीं थे। ऐसे खेतिहर मजदूरों की संख्या भी बढ़ती गई, जिन्हें वर्ष में केवल कुछ महीने खेती का काम मिलता था। कृषि के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए यह आवश्यक था कि भूमि स्वामित्व से संबंधित असमानताओं को समाप्त किया जाए, असली किसानों को स्वामित्व के अधीन अधिकार जो है दिए जाए और खेतीहर मजदूरों के हितों की रक्षा की जाए। इसके बाद परिवहन का विकास हुआ। परिवहन का विकास किस तरह से जो है इसमें फायदेमंद हुआ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देश के आर्थिक विकास के लिए परिवहन और संचार के अच्छे साधन आवश्यक हैं। 19वीं सदी के मध्यकाल तक इन मामलों में भारत की जो स्थिति थी वो चिंताजनक थी। उस समय तक देश में केवल दो आधुनिक मुख्य कह सकते हैं कि अधूरी मुख्य सड़कें थी। दो केवल अधूरी मुख्य सड़कें थी, जो एक कलकत्ता और दिल्ली के बीच, दूसरा बंबई और आगरा के बीच था। 19वीं सदी के लगभग मध्यकाल से परिवहन और संचार के साधनों को उन्नत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। सड़कें बनाने के अतिरिक्त परिवहन और संचार के नए साधनों को, विशेषकर रेलवे और टेलीग्राफ को जो है प्रारंभ किया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह से अंग्रेजों को यह ज्ञात हो गया, यह मालूम हो गया कि भारत पर अपना शासन कायम रखने के लिए उन्हें संचार के साधनों का विस्तार और विकास करना होगा। ब्रिटेन के हित में भारत के आर्थिक शोषण को तीव्र बनाने के लिए जो है कह सकते हैं तीव्र बनाने के लिए भी परिवहन और संचार के साधनों में सुधार करना आवश्यक था। इसके बाद रेलवे के बारे में डिस्कस करते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे ने भारत की परिवहन व्यवस्था में एक प्रकार की क्रांति को पैदा कर दी, क्रांति ला दी। भारत में रेल लाइन बिछाने का प्रथम जो प्रस्ताव था मद्रास में 1831 ईस्वी में आया था, जिसमें रेल के डिब्बों को घोड़ों से खींचने का प्रस्ताव था। 1834 ईस्वी में पहली बार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने वाष्प चालित यानी स्ट्रीम से चलने वाला रेलवे स्थापित करने का निर्णय लिया। भारत में रेलवे लाइन लाने वाले अग्रणी व्यक्ति जिनका नाम है रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन, इनका नाम याद रखिएगा। भारत में रेलवे निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था 1848 से 56 के बीच। पहली रेल 1853 ईस्वी में मुंबई व ठाणे के मध्य प्रारंभ की गई थी। अगले वर्ष कलकत्ता से बंगाल को पश्चिमी क्षेत्र की, याद रखिएगा, पश्चिमी क्षेत्र की कोयला खानों से रेल मार्ग के द्वारा जोड़ा गया। 1856 ईस्वी में मद्रास को
आरकोनम के साथ जोड़ दिया गया। इसके बाद सरकार और निजी कंपनियों के प्रयासों से रेलवे का जो है तेजी से विकास होना शुरू हो गया। भारत में रेलवे के निर्माण कार्य में ब्रिटिश व्यापारियों और ठेकेदारों ने अत्यधिक लाभ कमाया। प्रारंभिक वर्षों में रेलवे विभाग ने बड़ी लाइनों के निर्माण पर जो है अधिक बल दिया। बंबई, मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े बंदरगाहों को देश के भीतरी भागों के महत्वपूर्ण शहरों और कृषि क्षेत्रों के साथ जोड़ा गया और इस प्रकार देश के महत्वपूर्ण शहर रेलवे के माध्यम से एक दूसरे के साथ या एक दूसरे से जो है जुड़ गए थे। भारत में रेलवे का विकास किस तरह से हुआ देख लेते हैं। भारत में रेलवे का निर्माण की दिशा में प्रथम जो प्रयास हुआ था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था 1848 से 56 के बीच। भारत में रेलवे लाइन लाने वाले जो अग्रणी व्यक्ति थे, भारत में रेलवे लाइन लाने वाले अग्रणी व्यक्ति का जो नाम था वो था रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन। भारत में रेलवे लाइन बिछाने का प्रथम प्रस्ताव मद्रास में 1831 ईस्वी में आया था, जिसमें रेलवे के डिब्बे थे इनको घोड़े से खींचने का प्रस्ताव रखा गया था। भारत की प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच दूसरी रेलवे लाइन स्थापित की गई थी। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार और रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ। ठीक है, भारत में रेलवे लाइन का जो सर्वाधिक विस्तार या रेलवे का जो कह सकते हैं जो विकास हुआ सबसे ज्यादा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ। 1899 से 1905 के बीच हुआ, याद रखिएगा। और 1902 ईस्वी में मिस्टर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेल आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में इन दो भारतीय सदस्य का नाम था गुरुदास बनर्जी और सैयद बिलग्रामी, ये दोनों शामिल थे। 1908 ईस्वी में रेलवे को स्वायत्त शासी संस्था का दर्जा जो है प्रदान कर दिया गया। 1924 ईस्वी में एक वर्ष समिति के सुझाव पर रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक किया गया था। इनका नाम याद रखिएगा, एक वर्ष समिति। इनके सुझाव पर ही रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। वर्ष 2016-17 के बजट में कह सकते हैं कि रेल बजट को सामान्य बजट से मतलब कि सामान्य बजट के साथ जो पारित करना प्रारंभ कर दिया गया है। तो 2016-17 के बजट से रेल बजट को सामान्य बजट के साथ पारित करना और प्रारंभ हो गया है। 19वीं सदी के अंत तक 24,752 मील लंबी रेलवे लाइन देश में जो है तैयार हो गई थी। 39,834 किलोमीटर की लंबी रेलवे लाइन देश में अब तैयार हो गई थी 19वीं सदी के अंत तक। रेलवे लाइनों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य था बंदरगाहों को देश के आंतरिक क्षेत्रों से जोड़ना था, जो अंग्रेजों के आर्थिक हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने पर बहुत कम ध्यान दिया गया, जिनसे देश के एक भाग में निर्मित वस्तुओं को दूसरे भाग में पहुंचाने में सुविधाएं होती। रेलवे ने माल भाड़ों के बारे में जो नीति अपनाई उससे भी अंग्रेजों की मंशा स्पष्ट होती है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें तो देखिए देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेलवे से माल पहुंचाने में जो है अधिक परिवहन लागत लगती थी, लेकिन बंदरगाहों से माल को देश के अन्य भागों में पहुंचाने में कम परिवहन लागत लगती थी। भारत में रेलवे लाइन बिछाने के पीछे अंग्रेजों का एक और मुख्य उद्देश्य था भारत पर अंग्रेजों के शासन को मजबूत बनाना। वैसे क्षेत्र जो प्रतिरक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण थे उन्हें सेना को मतलब कि वैसे सुगम्य जो स्थान थे वहां पे तो सेनाएं पहुंच सकती थी। जो मतलब कठिन जगह था जहां यातायात की साधन अच्छी नहीं होती थी, वहां भी रेलवे की जो विकास किया जा रहा एक मुख्य उद्देश्य हो गया कि वहां पे जो है अगर कोई मतलब कि अनहोनी होती है, कोई ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कोई घटना घटित होती है, कोई आंदोलन होता है, तो वहां पे जो है सैनिकों को जल्द से जल्द जो है पहुंचाया जा सके। ये रेलवे का भी एक मतलब कि रेलवे विकास का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया था। बाद में विशेषकर अगर बात करें तो प्रथम महायुद्ध के दौरान जब भारतीय उद्योगों का कुछ विकास हुआ तब रेलवे नीति में परिवर्तन की मांग की गई। भारतीयों ने मांग की कि रेलवे को विदेशी हितों की बजाय भारत की आर्थिक आवश्यकताओं का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रेलवे को अत्यधिक लाभ पहुंच रहा था, परंतु उस लाभ का एक बड़ा भाग देश के बाहर जा रहा था। भारत में कोई विकास नहीं हो रहा था। रेलवे पर मुख्यतः सरकार का स्वामित्व था, परंतु उनका प्रबंध ब्रिटिश कंपनियों के हाथों में था। इस स्थिति में 1947 ईस्वी तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि उस समय तक देश में करीबन जो है 70,000 मील लंबी रेलवे लाइनें बन चुकी थी और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे संजाल भारत में ही था। रेलवे का भारतीय अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन पर बड़ा जो है गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा। तो रेलवे का भारतीय अर्थव्यवस्था पर और आम जनजीवन पर बहुत कह सकते हैं कि गहरा या बहुत बड़ा जो है प्रभाव उस पर देखने को मिलता है।
लोगों और वस्तुओं का आवागमन तीव्रगामी से सस्ता और सुरक्षित हो गया। देश के भीतरी भागों में उत्पादित वस्तुएं बाजारी जो बाहरी बाजार थे यहां पे पहुंचने लगी। बाहरी बाजारों में जो उत्पादित वस्तुएं थी भीतरी भागों में देश के, वहां पे भी वहां की वस्तुएं मतलब दूसरे जगहों पर पहुंचने लगी, बाहरी भागों में जाने लगी। रेल मार्गों के कारण अकाल के संकट को दूर करना संभव हो गया, क्योंकि जहां सूखा पड़ा हो वहां रेलवे मार्ग के द्वारा अनाज पहुंचाना आसान हो गया। रेलवे ने उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि जहां कारखाने स्थापित किए गए थे वहां बड़ी मात्रा में कोयला और कच्चा माल पहुंचना संभव हुआ। रेलवे ने देश के विभिन्न भागों में वस्तुओं की कीमतों को लगभग संतुलित करने में योगदान दिया। पहले जहां वस्तुओं का उत्पादन होता था वहां उनकी भरमार होती थी और कीमतें भी कम होती थी, परंतु अन्य स्थानों पर जहां उनकी उत्पादन कम होती थी वहां उनकी कीमतें अधिक होती थी। जब वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना आसान हो गया तो क्या हुआ, पहुंचाना आसान हो गया था, इसलिए कीमतों में पहले से कम अंतर रहने लगा। रेल मार्गों के निर्माण से समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ, एक नए वर्ग का जन्म हुआ। ये वे वर्ग थे जो अकुशल श्रमिक थे, जिनको रेलवे मार्ग के निर्माण और उनके रख रखाव का जो है काम दिया गया था। इस प्रकार समाज में एक ऐसे समुदाय का उदय हुआ जो अपनी जीविका के लिए भूमि या दस्तकारी पर आश्रित नहीं था, और इस नए समुदाय के लोग मूलतः गरीब किसान या भूमिहीन खेतीहर मजदूर थे। तो एक ऐसा समुदाय का जन्म हुआ था। इन रेलवे ने कुछ कह सकते हैं कि फायदे भी पहुंचाया और कुछ नुकसान भी हुआ। फायदे से ज्यादा नुकसान ज्यादा था। फायदे से मतलब फायदा तो हुआ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो भारतीय अर्थव्यवस्था था इसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ इन रेलवे से। इंग्लैंड में रेलवे के आरंभ के कुछ वर्ष पश्चात भारत में रेलवे की जो है शुरुआत हो गई थी। रेलवे के लिए जो है बड़े पैमाने पर लोहे और कोयले का इस्तेमाल होता था। तो याद रखिएगा, कह सकते हैं कि जो रेलवे है, रेलवे के लिए बड़े पैमाने पर लोहे और कोयले का इस्तेमाल होता था, और उनमें एक आधुनिक मशीन भाप के इंजन का प्रयोग होता था। रेलवे की स्थापना के साथ भारत में आधुनिक उद्योग, लोहे, इस्पात उद्योग और रेलवे इंजन बनाने वाले कारखानों की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रेलवे की स्थापना का उद्देश्य था भारत का औद्योगिक विकास करना नहीं, बल्कि भारत का और अधिक आर्थिक शोषण करना था। रेल इंजन इंग्लैंड से आयात किए जाते थे। रेल इंजन कहां से आयात किया जाता था, तो याद रखिएगा, रेल इंजन जो है ये इंग्लैंड से मतलब कि आयात किया जाता था, ठीक है। और क्योंकि भारत के लौह और इस्पात उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, कोयला खनन को विकसित किया गया, परंतु कह सकते हैं कि इनका मुनाफा भारत की कोयला खानों के अंग्रेज मालिकों को मिलता था। रेलवे की मरम्मत के लिए भारत में कुछ कारखाने स्थापित किए गए। रेल मार्ग के विस्तार के साथ साथ नई सड़क का निर्माण किया गया, जिसके कारण गांवों को आपस में जोड़ा गया, और इसके कारण गांव में पैदा की जाने वाली फसलों को बाहर के बाजारों में बेचा जाना आसान हो गया, और साथ ही बाहर तैयार हुई वस्तुओं को अब गांवों में बेचना संभव हो गया। यानी जो देश के अंदर की जो वस्तुएं थी वो बाहर भी जाने लगी, और जो बाहर की वस्तुएं थी वो देश के अंदर भी आने लगी। इस यातायात से परिवहन के साधनों में किए गए ये सभी सुधार अंग्रेजों के हितों को बढ़ाने के लिए थे, परंतु इनसे देश के विभिन्न भागों को एक दूसरे के निकट लाने में भी सहायता मिली। भारत में आधुनिक उद्योग के बारे में अगर बात करें तो देखिए, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योग जो है अस्तित्व में आए। ये दो प्रकार के थे, बगान उद्योग और मशीन उद्योग। इन उद्योगों पर अगर बात किया जाए तो इन उद्योगों पर प्रमुखतः ब्रिटिश कंपनियों का स्वामित्व और नियंत्रण था। भारतीय भी कुछ उद्योगों के मालिक थे, परंतु सरकार से सहयोग न मिलने के कारण भारतीयों के इन उद्योगों का तेजी से विकास नहीं हो सका। तो सरकार से जो है सहयोग नहीं मिलता था, इसलिए इनके उद्योगों का विकास तेजी से नहीं हो पा रहा था। औद्योगिक विकास के प्रारंभिक दौर में प्रत्येक देश को विदेशी प्रतियोगिता से जो है अपने को बचाने के लिए संरक्षण की नीति अपनानी पड़ती थी, परंतु भारत में ब्रिटिश सरकार ने लंबे समय तक इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि इससे क्या होता, लंबे समय तक इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि उससे इंग्लैंड के हितों को जो है हानि पहुंचती। स्वदेशी आंदोलन जो 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग था। इसने भारतीयों को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। पिछली सदी के तीसरे दशक में कुछ उद्योगों को जो है संरक्षण प्राप्त हुआ, और दूसरे महायुद्ध के दौरान सैनिक प्रयोग व लोगों के उपयोग दोनों के लिए वस्तुओं की मांग बढ़ गई।
आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तो जितनी वस्तुएं आयात होती थी उससे मांग कहीं अधिक थी। जो वस्तुएं जितनी आयात होती थी उससे कहीं ज्यादा डिमांड होती थी। ऐसी स्थिति में भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक था तथा सरकार ने उन्हें संरक्षण का जो है आश्वासन दिया। लेकिन बड़े स्तर पर औद्योगिकरण का आरंभ भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात ही हुआ। इसके बाद अगर बात करें तो बगान बगान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूरोपियों ने जिन क्षेत्रों में भारतीय स्रोतों का सबसे अधिक लाभ उठाया उनमें से एक था बगान उद्योग। इनकी शुरुआत 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में नील से रंग तैयार करने के साथ हुई। नील की जो खेती थी यहां से तैयार होती है। इस तरह की पृष्ठभूमि बिहार और बंगाल के कुछ खास जिलों में नील की खेती की जाती थी। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में 1805 ईस्वी तक नील एक प्रमुख वस्तु बन गई थी, परंतु 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में नील की मांग घटती गई क्योंकि तब सस्ते और अधिक टिकाऊ कृत्रिम रंगों का उत्पादन जो है प्रारंभ हो चुका था। भारत में चाय बागान उद्योग की स्थापना 19वीं सदी के मध्यकाल में हुई थी। जिसके बड़े बागान जो चाय के बड़े बागान थे वो असम, बंगाल और दक्षिण भारत में थे। धीरे धीरे चाय का उत्पादन बढ़ता गया और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में विश्व के चाय बाजार में भारत का प्रथम स्थान हो गया। 1940 ईस्वी तक भारत में उत्पादित चाय का 80% निर्यात होने लगा तथा इंग्लैंड इसके लिए सबसे बड़ा बाजार बन गया। बगान उद्योग की अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं कॉफी, रबर और सिनकोना थी। भारत में अंग्रेजी राज की समाप्ति कह सकते हैं। जो भारत में अंग्रेजी राज की समाप्ति तक, जो अंग्रेजी राज है इसकी समाप्ति तक इन बगान उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी का एकाधिकार बना रहा। भारत में उद्योग का प्रारंभ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। इनमें सूती कपड़े, जूट उद्योग प्रमुख थे। स्थानीय पूंजी इस उद्योग का प्रमुख आधार बनी। सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में कलकत्ता में एक मिल की स्थापना की गई, परंतु इस अपवाद को छोड़कर यह उद्योग बंबई क्षेत्र में केंद्रित रहा। बंबई में पारसी कावसजी नाना भाई डाबर ने, इनका नाम याद रखिएगा, कावसजी नाना भाई डाबर ने 1853 ईस्वी में पहला कारखाना स्थापित किया। यहीं से इस उद्योग का इतिहास जो है आरंभ हुआ। जे.एन. टाटा के द्वारा जो है 1877 ईस्वी में एम्प्रेस मिल नागपुर में प्रारंभ किए जाने के पश्चात वास्तविक प्रगति आरंभ हुई। परिणाम स्वरूप भारतीय सूती कपड़ा उद्योग जो है लगातार प्रगति करता रहा। इस प्रगति में थोड़ी बाधा तब उत्पन्न हुई जब इंग्लैंड में कपास की मांग बढ़ जाने से इसकी कीमत में वृद्धि हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के पहले सूती कपड़ों का उत्पादन करने वाले देशों में भारत का चौथा स्थान था। अधिकांश जूट मिलें अंग्रेजों के अधिकार में थी, परंतु भारतीयों ने कई सूती कपड़ा मिलें जो है स्थापित की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय सूती कपड़ा उद्योग ने पहले अंग्रेजी कपड़ा उद्योग का और बाद में जापानी कपड़ा उद्योग से जो है प्रतिस्पर्धा का सफलतापूर्वक जो है सामना किया। देखिए, भारतीय सूती मिलों के द्वारा तैयार किए गए धागों का करघा उद्योग में जो है बड़े स्तर पर उपयोग किया गया। अधिकतर सूती कपड़े मिले जो सूती कपड़ा मिलें थी, ये बंबई, अहमदाबाद और मद्रास में स्थित थी। आरंभ में जूट उद्योग बंगाल का एक कुटीर उद्योग था। भारत में प्रथम जूट कारखाना बताइए 1855 ईस्वी में सेरामपुर, जो कि बंगाल में है, इसके निकट रिसरा में प्रारंभ किया गया था। इस उद्योग पर पूरी तरह से यूरोपियों का आधिपत्य रहा। तो 1855 ईस्वी में सेरामपुर के निकट रिसरा में जो है प्रारंभ किया गया था और कुछ समय तक भारतीय जूट उद्योग को डंडी यानी स्कॉटलैंड की जूट मिलों से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। लेकिन 19वीं सदी के अंतिम चरणों में भारतीय जूट उद्योग का विश्व बाजार में लगभग एकाधिकार स्थापित हो गया। आधुनिक उद्योग के लिए लोहा, इस्पात, सीमेंट, विविध रसायन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खनिज तेल का बड़े पैमाने पर उपभोग से पहले कोयला ही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत था। भारत की कोयला खानों में 1854 ईस्वी में काम जो है प्रारंभ हुआ था। रेलवे के विस्तार और उद्योग के विकास के साथ कोयले की मांग बढ़ती गई। लंबे समय तक कोयले की सबसे अधिक खपत रेलवे के लिए होती रही। अनुमान है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में औसत किस्म के लोहे के विशाल भंडार स्थित हैं। भारत में आधुनिक तरीके से लोहा के गलाने की जो शुरुआत है 1874 ईस्वी में हुई, परंतु भारत में लोहा और इस्पात उद्योग की वास्तविक प्रारंभ जो है तब हुआ जब 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में प्रसिद्ध टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का कारखाना स्थापित हुआ। इसके पश्चात बंगाल और मैसूर में भी लोहे के छोटे कारखाने स्थापित हुए। भारतीय पूंजी का प्रयोग ज्वाइंट बैंकों में भी हुआ, जिनका मुख्य उद्देश्य था व्यापारिक तथा अन्य गतिविधियों के लिए
पैसा उधार देना, और इस क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण बैंक निम्नलिखित थे। तो भारत में बैंकों की जो स्थापना है, पंजाब नेशनल बैंक है, इसकी स्थापना 1895 में हुआ। बैंक ऑफ इंडिया का 1906 में हुआ। इंडियन बैंक का स्थापना 1907 में हुआ। सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 में, और दी बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना 1913 में किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, लोहे से बनने वाली अनेक प्रकार की वस्तुओं के कारण अभियांत्रिकी उद्योग का विकास संभव हुआ। भारत में लोहा और इस्पात उद्योग की स्थापना प्रमुख रूप से भारतीय पूंजी, कौशल और उद्योग के द्वारा हुई थी। भारत में लोहे तथा इस्पात का उत्पादन अत्यधिक कम होता था। रसायन उद्योगों में भी नगण्य प्रगति हुई थी। सीमेंट उद्योग का विकास 1930 ईस्वी में होने लगा था। अगर बात करें तो भारतीय स्वामित्व वाला एक प्रमुख व्यवसाय चीनी उद्योग था, जिसका 1930 ईस्वी के बाद तेजी से विकास हुआ। मशीन निर्माण के उद्योग में बहुत कम प्रगति हुई। इस उद्योग का विकास न होने के कारण विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनें विदेशों से आयात करनी पड़ती थी। देखिए, उद्योगों में कुछ सुधार भी हुआ था, परंतु स्वाधीनता मिलने तक भारत में उद्योग का बहुत सीमित विकास हुआ था। भारत के कुछ ही भागों में उद्योग स्थापित किए गए थे। इनमें से अधिकांश उद्योग अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, इसलिए उनके द्वारा कमाया गया लाभ इंग्लैंड भेज दिया जाता था। यह तब होता था जब देश में मानव श्रम और कच्चे माल के स्रोत विपुल मात्रा में, बड़ी मात्रा में उपलब्ध थे तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए देश विदेश में बाजार भी सहज रूप से उपलब्ध थे। यह स्थिति मुख्यतः अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का परिणाम थी। ब्रिटेन ने अपने हितों के लिए भारत को औद्योगिक रूप से पिछड़ा बनाए रखा, याद रखिएगा। और बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था था, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के सामने अत्यंत पिछड़ी अवस्था में पहुंच चुकी थी। देखिए, इसके बाद भारतीय धन का जो बहिर्गमन है किस तरह से हुआ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। भारतीय धन का बहिर्गमन, रेल मार्गों के निर्माण और आधुनिक जहाजों के निर्माण से भारत के विदेश व्यापार में वृद्धि हुई। स्वेज नहर खुल जाने से भारत और यूरोप के मध्य की जो दूरी थी वो कम हो गई, और इससे इंग्लैंड और भारत के बीच की वस्तुओं के आयात निर्यात में वृद्धि हो गया। 19वीं सदी के अंत तक भारत से कपास, जूट, चाय, चावल, गेहूं, बीज और चमड़े जैसी वस्तुएं निर्यात होने लगी। बाहर जाने वाली वस्तुओं में जूट से बनी वस्तुएं सबसे महत्वपूर्ण थी। भारत में प्रमुख रूप से मशीनें, धात्विक वस्तुएं, कपड़े और अन्य उत्पादित वस्तुएं आयात की जाती थी। 20वीं सदी में भारत का विदेश व्यापार तेजी से बढ़ा। आयात निर्यात की दशा और वस्तुओं की किस्मों में परिवर्तन हुआ। 19वीं सदी में अगर बात करें तो भारत का विदेश व्यापार मुख्य रूप से इंग्लैंड के साथ था। 20वीं सदी में अमेरिका, जापान, जर्मनी और कुछ अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। इन देशों के साथ व्यापार में वृद्धि होती गई। इस बीच आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की विविधता में भी कुछ परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे भारतीय उद्योग का विकास होता गया, वैसे वैसे उत्पादित वस्तुओं के आयात में कमी आई और भारत जो है अपनी उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करने लगा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं था, इसका मतलब यह नहीं था कि भारत आर्थिक विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। ब्रिटिश शासन के पूरे दौर में अगर बात करें तो भारत का धन लगातार इंग्लैंड पहुंचता रहा। धन का मतलब की निकासी होता रहा। ब्रिटिश स्वामित्व के उद्योग और व्यापार से होने वाला लाभ इंग्लैंड भेजा जाता रहा। भारत सरकार के द्वारा वसूल किए गए राजस्व का एक बड़ा हिस्सा भी गृह प्रभार या स्वदेश शुल्क, होम चार्जेज के नाम पर जो है इंग्लैंड पहुंचता था। ठीक है, और भारत में शासन करने के लिए ब्रिटिश शासन के द्वारा तय किए गए खर्च, जैसे भारत सचिव के कार्यालय का खर्च, भारत के राजस्व से व्यय किया जाता था। भारत के ब्रिटिश अधिकारी अपने वेतन का एक हिस्सा इंग्लैंड भेजते थे तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी पेंशन भारत के राजस्व से जो है व्यय की जाती थी। एक अनुमान के अनुसार अगर बात करें तो 19वीं सदी का अंतिम दशक में भारत में वसूल किए गए राजस्व का 1/3 भाग इंग्लैंड भेज दिया जाता था। इसके बाद धन निष्कासन का जो सिद्धांत है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन का सिद्धांत का वर्णन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। उन्होंने इस मान्यता को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को जो है लूट रहा है। भारतीय पूंजी के निष्कासन की चर्चा करने वाले लोगों में रमेश चंद्र दत्त का एक नाम जो है आता है, प्रमुख नाम है। उन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में धन निकासी की चर्चा की है।
27 फरवरी 1901 को अपने भाषण में इन्होंने कहा कि भारत से हो रही धन निकासी का उदाहरण आज तक विश्व के किसी अन्य देश में ढूंढने से नहीं मिल सकता। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत को जो है स्वीकार कर लिया गया और दादा भाई नौरोजी ने धन निकास सिद्धांत को जो है अनिष्टों में सर्वाधिक अनिष्ट यानी इविल ऑफ ऑल इविल्स की संज्ञा दी थी। मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष जॉन सुलिवन ने कहा कि हमारी व्यवस्था बहुत कुछ जो है स्पंज की तरह काम करती है, जिसके द्वारा गंगा तट से सभी अच्छी चीजों को सोख लिया जाता है तथा टेम्स नदी के किनारे लाकर जो है उसे निचोड़ा जाता है। इस तरह से जो है अपनी बातों को उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके बाद लोगों की जो आर्थिक दशा थी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय समाज में जिन दो नए वर्गों का उदय हुआ था वे थे पूंजीपति और औद्योगिक मजदूर। इनके अतिरिक्त एक नए वर्ग था मध्यम वर्ग। प्रशासनिक व्यवस्था, व्यापार और उद्योग के विस्तार के साथ साथ मध्य वर्ग की संख्या जो था और महत्व तेजी से बढ़ता गया। अनेक व्यक्तियों ने कानून, अध्यापन, इंजीनियरिंग और व्यापार संबंधी व्यवसाय अपनाए। इन नए वर्गों ने भारत के इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया तथा भारत की पुरानी परंपराओं के स्थान पर आधुनिक ढंग से व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय जनता की आर्थिक दशा की प्रमुख समस्या उनकी अत्यधिक गरीबी थी। प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय की यदि ठीक से गणना की जाए तो इससे देश की समान आर्थिक दशा की सही सूचना मिल जाती है। भारत में ऐसी आय का अनुमान जो है सामान्य रूप से ही लगाया गया है कि ऐसे ही एक अनुमान के अनुसार 1947 ईस्वी में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 228 रुपए थी, अर्थात प्रतिदिन 1 रुपए से भी कम प्रति व्यक्ति आय था। समाज के अलग अलग वर्ग थे, इनकी आय लगभग अलग थी, विभिन्न थी। जमींदारों, कारखाना मालिकों, व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लोगों की आय अधिक थी। उनकी तुलना में छोटे किसान, खेतिहर मजदूरों की जो आय थी वो बहुत ही कम था, अत्यंत कम हुआ करती थी। कम आय वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी और उनका जीवन स्तर बहुत निम्न कोटि का था। सरकार ने ग्रामीण जीवन को उन्नत बनाने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं किए और इसके विपरीत उसने भू राजस्व को बढ़ा दिया और कई प्रकार के अतिरिक्त कर जो है उन पे लगा दिया। परिणाम तो क्या हुआ? छोटे किसान अपने जमीन से वंचित हो गए और भूमिहीन मजदूर बन गए, बिना भूमि के मालिक बन गए और इस प्रकार के मतलब कि उनके पास कोई भूमि नहीं रहा, भूमिहीन मतलब कि हो गए। तो इस प्रकार के शोषण के विरुद्ध 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के अनेक भागों में किसानों ने विद्रोह भी किए। सेना और प्रशासन पर होने वाले अत्यधिक व्यय के कारण भारत दरिद्र बन गया, गरीब बन गया। जमींदार, धनी किसान और महाजन भी गांव के गरीब लोगों जैसे काश्तकारों, भूमिहीन मजदूरों, निम्न जाति के लोगों और आदिवासियों का शोषण करते रहे। बगानों और कारखानों के मजदूरों की दशा अच्छी नहीं थी। 1881 ईस्वी में काम के घंटे, नौकरी करने की न्यूनतम आयु और न्यूनतम वेतन के बारे में कानून बनते रहे, परंतु उन्हें सख्ती से जो है लागू नहीं किया गया। प्रमुख कारखाना अधिनियम 1881, इस समय जो वायसराय या गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड रिपन था। कारखाना अधिनियम 1891 के समय लॉर्ड लेंसडाउन थे। कारखाना अधिनियम 1911 के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे। कारखाना अधिनियम 1922 के दौरान लॉर्ड रीडिंग, कारखाना अधिनियम 1934 के दौरान लॉर्ड विलिंगटन और कारखाना अधिनियम 1944 के दौरान जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल थे। देखिए, लेबर स्वराज पार्टी नाम से भारत की पहली मजदूर किसान पार्टी की स्थापना बंगाल में की गई। लेबर स्वराज पार्टी के नाम से बंगाल में 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। 1937 में मानवेंद्र नाथ राय ने लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस तथा सत्येंद्र नाथ टैगोर ने क्रांतिकारी साम्यवादी समाज की स्थापना की। भारतीय याद रखिएगा 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने मजदूर आंदोलन को संगठित करने और मजदूरों के हितों की रक्षा करने का जो है प्रयास का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भारतीय पूंजीपति वर्ग और मध्यम वर्ग भी प्रभावित हुए। ब्रिटिश उद्योगपतियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त होने के कारण उन लोगों के उद्योगों के विकास में जो है बाधा पहुंची, जिन पर भारतीय पूंजीपतियों का नियंत्रण था। भारतीय पूंजीपतियों ने राजनीतिक अधिकारों और भारत के आर्थिक हितों की रक्षा और वृद्धि के लिए आवाजें उठानी शुरू कर दी, अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू कर दिया। भारतीय राष्ट्रवादी आरंभ से ही देश की गरीबी और आर्थिक दशा के विषय में चिंतित रहे। ठीक है, वे सरकार के उत्पीड़न और भू राजस्व नीति, भारतीय धन का ब्रिटेन की ओर प्रवाह और भारतीय साधनों को विकसित करने में सरकार की असफलता के विरुद्ध लगातार विरोध प्रकट करते रहे।
1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के आर्थिक विकास के संबंध में एक रूपरेखा तैयार करने के लिए, एक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। याद रखिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था? तो सूत तथा गेहूं का। कैलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कैलिको, तो याद रखिएगा कैलिको का जो संबंध है भारत से यूरोप को निर्यातित कपड़ा, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? उपनिवेशवाद का आर्थिक जो है आलोचक था, नाम बताइए। तो यहां पे आप नाम एक बार देख लीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दत्त। ये तीनों लोग जो थे उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और 4 नंबर है, किस आयोग या समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी को या दादा भाई नौरोजी से जो है प्रश्न किया था? किस आयोग या समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? वेल्बी समिति ने। लॉटरी समिति 1817 किससे संबंधित थी? लॉटरी संबंधी जो लॉटरी संपत्ति थी 1817, इसका संबंध जो था किससे था? तो याद रखिएगा शहरी नियोजन से था। और 6 नंबर है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो जॉन क्लार्क ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए।